कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध। ये कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत जो न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को छू रही है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो न सिर्फ इन दोनों देशों के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और शांति को अफेक्ट कर सकता है। ये लड़ाई जून 2025 से शुरू हुई, जिसमें इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसिस पर बड़े हमले किए और ईरान ने जवाब में इजराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। ये कोई अचानक घटना नहीं, बल्कि एक लंबी दुश्मनी का नतीजा है जो न्यूक्लियर एम्बिशंस, रीजनल पावर और आइडियोलॉजी के चारों तरफ घूमती है। आम आदमी के लिए यह समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर पेट्रोल के दाम से लेकर आपके घर के बजट तक हो सकता है। तो ये कहानी कहां से शुरू हुई, चलिए थोड़ी हिस्ट्री में डूबते हैं। ये दुश्मनी की जड़ों में जाना है तो हमें थोड़ा टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच रिलेशन कभी दोस्ताना भी रहे हैं, खासकर 1979 से पहले, जब ईरान में शाह का राज था। ईरान में आयतुल्लाह खामनेई के लीडरशिप में एक थियोरेटिकल गवर्नमेंट आई, यानी ऐसी सरकार जहां धर्म के नियम से ही देश चलते हैं, जिसमें इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। ईरान ने फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना बनाया और हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को सपोर्ट करना शुरू किया। दूसरी तरफ इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए एक बड़ा खतरा मानता है। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर वेपन बनाने का ख्याल एक नाइटमेयर है। दोस्तों, इसी तरह 2007 में इजराइल ने कहा कि सीरिया चोरी छिपे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। इसी शक में इजराइल ने सीरिया के एक बड़े प्लांट पर बम गिरा दिया और उसे तबाह कर दिया, लेकिन बाद में कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि सीरिया सच में न्यूक्लियर वेपन बना रहा था। मतलब शक के आधार पर एक देश पर हमला हुआ और बाद में वो देश तबाह हो गया। अब वही हाल ईरान का करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान के प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल पर हमले किए, जिसमें अक्टूबर 2023 का हमास का अटैक एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहा। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में ईरान के पड़ोसी देशों पर जोरदार हमले किए। अप्रैल और अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक किया और जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री बेसिस पर बड़े स्केल पर स्ट्राइक्स शुरू किए। ये था वो ट्रिगर पॉइंट जब ये प्रॉक्सी वॉर एक खुला युद्ध बन गया। अब दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल उठता होगा कि यहाँ पर कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी का सवाल उठता है तो यहाँ कोई एक विलन नहीं है। ईरान के लीडरशिप, खासकर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए इजराइल के खिलाफ एक लंबी जंग छेड़ रखी है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी रीजनल हेजेमनी की कोशिश भी एक बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी एग्रेसिव पॉलिसीज जैसे गाजा में वॉर और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ने कॉन्फ्लिक्ट को और भड़काया है। उन पर यह भी इल्जाम है कि वो अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए युद्ध का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के केसेस चल रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू से 3 जून 2025 को क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुई थी इन करप्शन ट्रायल की। कोर्ट ने उनसे ढेरों सवाल पूछे करप्शन एलिगेशन को लेकर। ज्यादातर में उनका जवाब था आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं। लिटरली 1500 से भी ज्यादा बार आई डोंट रिमेम्बर इस्तेमाल किया गया। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंसान पर कितने करप्शन एलिगेशंस के केस लगे होंगे। इसके अलावा ग्लोबल पावर का भी हाथ है। अमेरिका ने जून 2025 में ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो गया। रशिया और चाइना ने ईरान को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, जबकि यूएस और उसके अलीज यानी कि पड़ोसी दोस्त इजराइल के साथ खड़े हैं। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड है जहां हर प्लेयर अपने फायदे के लिए चाल चलता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो शायद पूरी तरह से सामने नहीं आई। पहली बात, इजराइल का स्ट्राइक का मेन टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपना फैसियोनेबल मटेरियल फोटो फैसिलिटीज से पहले ही हटा लिया था।
मतलब इजराइल का डिकेपिटेशन प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना दिखाया जा रहा है। दूसरा, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट का नैरेटिव भी थोड़ा ओवर प्ले है। ईरान में लोग अपने रिजाइम से खुश नहीं हैं, लेकिन इजरायली अटैक के बाद एक रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट देखा गया, जहां लोग अपने देश के साथ खड़े हो गए। ये बात वेस्टर्न मीडिया में कम ही दिखाई गई। तीसरा, यूएस का रोल भी सस्पिशियस है। ट्रंप ने ऑफिशियली कहा है कि यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का साथ कोऑर्डिनेशन था। ये एक छुपा हुआ जियोपॉलिटिकल गेम है जो आम आदमी के सामने नहीं आता। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये पहली बार हुआ या पहले भी ऐसा हुआ है? ये कोई नया पैटर्न नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर सदियों से चल रही है। 2013 से लेकर अब तक इजराइल ने सीरिया में ईरानियन टारगेट्स पर कई स्ट्राइक्स किए। 2020 में यूएस ने कासिम सुलेमानी को मार दिया, जिससे टेंशन्स और बढ़ गई। ये एक साइकिल है, एक तरफ अटैक और दूसरी तरफ रिटेलिएशंस, और बीच में आम लोग पिस रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इस लड़ाई से कौन फायदा उठा रहा है? इस युद्ध के बेनिफिशियरीज में सबसे पहले ग्लोबल पावर आते हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल विन है। रशिया और चाइना के लिए यह कॉन्फ्लिक्ट यूएस का फोकस यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ करता है, जो उनके लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ऑयल कंपनीज और आर्म मैन्युफैक्चर का भी गेम चल रहा है। ऑयल प्राइस में स्पाइक का मतलब है बड़े ऑयल कॉरपोरेशंस के लिए बड़े प्रॉफिट। युद्ध के दौरान मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स की डिमांड बढ़ती है, जो वेपन्स कंपनीज के लिए जैकपॉट है। और दोस्तों, लड़ाई का असर सिर्फ सैनिकों या नेताओं तक नहीं बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता है। ईरान में इजरायली स्ट्राइक ने सिविलियन एरियाज को भी निशाना बनाया, जिसमें बच्चे और औरतें भी मारे गए। तेहरान में लोग अपने घर छोड़कर मेट्रो स्टेशन में शेल्टर लेने के लिए मजबूर हैं। ईरान के लोग पहले ही इकोनॉमिक सैंक्शंस और इन्फ्लेशन से परेशान हैं, और अब ये वॉर उनकी जिंदगी को और मुश्किल कर रहा है। इजराइल में भी हाल बेहतर नहीं है। ईरानियन मिसाइल्स ने तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में तबाही मचाई, जहां आम लोगों के घर तबाह हो गए, दुकानें तबाह हो गई। इजराइल के लोगों में डर का माहौल है और इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा गाजा के पैलेस्टीनियन जो ईरान के सपोर्ट से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, अब अपने आप को और अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का फोकस अब खुद के सर्वाइवल पर है। इंडिया जैसे देशों में भी इसका असर दिखता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का मतलब है ऑयल प्राइसेस में उछाल, जो पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाता है। आम आदमी के लिए ये मतलब है खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ना और घर के बजट का बिगड़ना। मीडिया का रोल इस कहानी में काफी कंट्रोवर्शियल रहा। वेस्टर्न मीडिया जैसे बीबीसी और सीएनएन ने ज्यादातर इजराइल के नैरेटिव को हाईलाइट किया, जिसमें ईरान को एक न्यूक्लियर थ्रेट के रूप में दिखाया गया। ईरान की मीडिया ने उल्टा इजराइल और यूएस को एग्रेसर बताया और अपने लोगों में नेशनलिस्टिक जज्बात जगाने की कोशिश की। इंडिया में कुछ मीडिया हाउसेस है जिन्होंने इस मुद्दे को सेंसिटिव तरीके से लिया, लेकिन डीप एनालिसिस नहीं की। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पोस्ट पर दोनों तरफ के प्रोपेगेंडा की भरमार है। एक तरफ इजरायली स्ट्राइक्स को हीरो बनाकर दिखाया जाता है, तो दूसरी तरफ ईरान के रिटेलिएटरी अटैक को विक्टिमहुड का सिंबल बनाया जाता है। सच्चाई दोनों के बीच कहीं छुप जाती है। इजराइल की सरकार ने डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया, जो शायद उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, लेकिन क्राइटिक्स कहते हैं ये नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल का स्टंट भी हो सकता है। ईरान ने भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए, लेकिन वो ज्यादा कॉशंस रहे, क्योंकि यूएस के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं। ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन ने सिर्फ डी एस्केलेशन के लिए स्टेटमेंट दिए, लेकिन कोई सॉलिड एक्शंस नहीं लिया। ट्रंप ने एक 60 डे की डेडलाइन दी थी न्यूक्लियर टॉक के लिए, लेकिन उसके एक्सपायर होने के बाद यूएस ने खुद ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। ये दिखावे की डिप्लोमेसी और रियल में पावर गेम का मिक्स है। सिस्टम की खामी यह है कि इंटरनेशनल लॉ जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का इन्फोर्समेंट कमजोर है। ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट है, लेकिन उस पर न्यूक्लियर ऑब्लिगेशंस ना मानने का इल्जाम लगा। दूसरी तरफ इजराइल खुद एनपीटी का सिग्नेटरी नहीं है और उसके न्यूक्लियर आर्सेनल पर कोई बात नहीं करता। ये डबल स्टैंडर्ड ग्लोबल सिस्टम्स की कमजोरी दिखाता है। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो पावर की वजह से कोई बड़ा डिसीजंस नहीं हो पाता।
अमेरिका और रशिया अपने पड़ोसी देशों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने के बजाय बढ़ता है। अगर ये वॉर लंबी चली तो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट्स कर सकते हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी को भी हिट करेगा। इंडिया जैसे देश में जो मिडिल ईस्ट से ऑयल इंपोर्ट करते हैं के लिए ये बुरी खबर है। ईरान में रिजाइम चेंजेस का चांस भी है, लेकिन ये एक डबल एजेड स्वर्ड है। नई गवर्नमेंट शायद और रेडिकल हो। इजराइल के लिए भी ये एक रिस्की है, क्योंकि ईरान के पास अभी भी मिसाइल्स कैपेबिलिटी है। दोस्तों, ये सिर्फ ईरान और इजराइल की बात नहीं है, ये हम सबकी बात है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से आपके घर का खर्चा बढ़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर ट्रेड, जॉब्स और माइग्रेशंस पर होता है। और सबसे बड़ी बात, ये युद्ध न्यूक्लियर थ्रेट के साथ आता है। अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर होगा। हमारी जिंदगी, ह्यूमन फ्यूचर, ये सब दांव पर है। दोस्तों, इस लड़ाई के सॉल्यूशंस के लिए डिप्लोमेसी ही एक रास्ता है। ईरान और इजराइल को निगोशिएटिंग टेबल पर आना होगा और यूएस, चाइना और रशिया जैसे पावर्स को प्रेशर डालना होगा कि वो एस्केलेशंस रोके। अगर हम चुप रहे तो ये वॉर और बड़ा होगा। आम आदमी की आवाज जरूरी है। सोशल मीडिया पर डिस्कस करो, अपने लीडर से सवाल करो और पीस के लिए आवाज उठाओ। अगर हमने सोचना बंद किया तो ये आग हमारे दरवाजे तक आ सकती है। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।